बच्चे लास्ट हम देख रहे थे ई कॉमर्स एंटिटीज, ठीक है। तो जो भी बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड ये गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन होता है वो कहाँ कवर होता है? ई कॉमर्स एंटिटीज में। अगर इसका ही यही बाइंग एंड सेलिंग का कोई मार्केट प्लेस है तो भी वो कहाँ कवर होगा? ई कॉमर्स में, ठीक है। ई कॉमर्स में सबसे पहले हमने देख लिया था ड्यूटीज। ड्यूटीज में क्या देखा था? सबसे पहले अपॉइंट अ नोडल ऑफिसर। नेक्स्ट क्या है बच्चे? डिटेल देनी है हमको। डिटेल्स क्या क्या देनी है? नेम, एड्रेस, वेबसाइट और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद क्या है बच्चे? नो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, वेरी गुड। उसके बाद क्या है? ग्रीवियंस एड्रेसल मैकेनिज्म, और इसका एक ऑफिसर भी हमको अपॉइंट करना है। ऑफिसर की डिटेल्स देने के बाद कितने दिन में वो हैंडल करेगा कंप्लेन? 1 मंथ में, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या है? इंपोर्टर की डिटेल्स चाहिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है बच्चे? हाँ, नो कैंसिलेशन अगर अंटिल द ई कॉमर्स बेस इट, वेरी गुड। उसके बाद बच्चे ठीक है, एक्सप्रेस कंज्यूमर कंसेंट अपने हिसाब से टिक मार्क नहीं करने। नेक्स्ट क्या है बच्चे? टाइमली रिफंड देना है। नेक्स्ट फेयर प्राइसिंग, मैनिपुलेट नहीं करनी है प्राइसिंग को। और उसके बाद कोई डिस्क्रिमिनेशन भी अलाउड नहीं है, ठीक है। ये उनकी बेसिक ड्यूटीज। अब लाइबिलिटीज पढ़ी थी अपन ने। लाइबिलिटीज क्या है? प्रोडक्ट लाइबिलिटी नहीं, लाइबिलिटी ऑफ अ मार्केट प्लेस ये पढ़ा था अपन ने? नहीं पढ़ा। चलो लाइबिलिटीज में आ जाओ। Marketplace e-commerce entity makes an e-commerce entity which provides an IT in information technology platform on a digital or electronic network or facilitate transaction between buyers. अब e-commerce की marketplace क्या है? आप एक आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करते हो जिससे वो और चीजें खरीद सकते हैं, जैसे मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। इन सब से हम दूसरों के प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं, इनके खुद के भी और दूसरों के भी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। वन बाय वन हम लाइबिलिटी मतलब ये उनके ऑब्लिगेशंस में कवर हो गए। वन बाय वन हम साइड में लिखते जाएंगे। अ मार्केट प्लेस एंटिटी विच सीक्स टू अवेल द एग्जेम्पशन फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ सबसेक्शन ऑफ द एंटिटी। सबसे पहले हो गया कि उनको एग्जेम्पशन क्लेम करना है, ठीक है। अब जब एग्जेम्पशन क्लेम करना होता है तो उनको अपने सेलर्स को सारी डिटेल्स क्या करनी पड़ती है? अपलोड करनी पड़ती है। तो फर्स्ट पॉइंट के आगे लिखो एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट के साइड में लिखो एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी। सेकेंड पॉइंट में लिखो एक्यूरेट प्रोडक्ट डिटेल। सेकेंड पॉइंट में लिखो एक्यूरेट प्रोडक्ट डिटेल। एक्यूरेट प्रोडक्ट डिटेल मतलब सेलर जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसकी सारी डिटेल्स नहीं हमको दिख जाती है उनके मार्केट प्लेस पे। अमेजोन में जाऊंगी और अगर अभी किसी सपोज मुझे एसी ऑर्डर करना है वोल्टस का, ठीक है, तो अब मुझे उसकी सारे स्पेसिफिकेशन दिखने लगेंगे, जैसे कि उसकी ट्रूथफुल डिस्क्रिप्शन, उसके इमेजेस, उसके कंटेंट्स, वो किस यूज आएगा। आजकल तो वीडियो भी देने लग गए हैं कि कैसे यूज हो। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया? एक्यूरेट प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो सेलर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, मतलब अब सेलर की भी सारी डिटेल्स हमको चाहिए। सेलर्स इंफॉर्मेशन डिटेल, सेलर्स इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। अब बच्चे आप बताओ क्या क्या डिस्क्लोजर देगा? जैसे लीगल इन्फॉर्मेशन दे रहे थे हम, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी? बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी, वेबसाइट हो गई, वो सारी चीज, ठीक है। तो नेम, एड्रेस, कस्टमर केयर, कॉन्ट्रैक्ट। आपने लिखा सेलर्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, उसके आगे लिख सकते हो नेम, एड्रेस और कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। नेम, एड्रेस, कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। फोर्थ पॉइंट में इसी डिटेल का कंज्यूमर के पास क्या होना चाहिए? एक्सेस होना चाहिए। अगर मुझे सेलर की डिटेल देखनी है तो मैं आपके मार्केट प्लेस में आके देख सकूं। तो फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हो गई आपका बच्चे, उसमें लिखना। बहुत सारी लाइट नहीं है मेरे सर पे, दिख ही नहीं रहा है। हाँ, एक कोई इस बीच वाली बंद नहीं होगी क्या? हाँ वो चालू कर दे, फर्स्ट वाली। हाँ बस, थैंक्स थैंक्स। अरे हाँ ठीक है, चलो अब दिख रहा है। कंज्यूमर एक्सेस टू सेलर इन्फो, फोर्थ पॉइंट में कंज्यूमर एक्सेस टू सेलर इंफॉर्मेशन लिख लिया बच्चे। अब फिफ्थ पॉइंट कंप्लेन ट्रैकिंग सिस्टम। हमने कंप्लेन किया है तो फिर अपन को ट्रैकिंग आईडी देते हैं कि आप जाके ट्रैक कर सकते हो कि आज अभी आपके कंप्लेन का स्टेटस क्या है। फिफ्थ पॉइंट में कंप्लेन ट्रैकिंग
सिस्टम, कंज्यूमर के पास मतलब ही इज एबल टू ट्रैक ऑल द कंप्लेंट्स विच ही हैज रेज्ड। ये कौन सा पॉइंट हो गया बच्चे? फिफ्थ। चलो फर्स्ट बताओ क्या है? एग्जेम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी। सेकेंड पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट की डिटेल्स। थर्ड पॉइंट क्या है? सेलर की डिटेल। फोर्थ पॉइंट क्या है? कंज्यूमर शुड हैव द एक्सेस ऑफ सेलर इंफॉर्मेशन। फिफ्थ पॉइंट क्या है? कंप्लेंट ट्रैकिंग सिस्टम। सिक्स्थ पॉइंट में लिखो रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसीज। सिक्स्थ पॉइंट में लिखो रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसीज। कहां रह गया? ओनली डिटेल्स ऑफ द सेलर। बी में लिखो टिकट नंबर। ऊपर पेंसिल से ही लिख रहे हो ना सब? देखो ए में लिखो एग्जेम्पशन, सेकेंड में लिखो डिटेल्स ऑफ द सेलर, ठीक है। थर्ड वाले में आपको प्रोडक्ट डिटेल है, थर्ड वाला आपका प्रोडक्ट डिटेल है, उसमें ए में लिखो डिटेल्स ऑफ द सेलर, बी में लिखो कंप्लेन ट्रैकिंग स्टेटस, जो भी था कंप्लेन ट्रैकिंग सिस्टम, सी में ग्रीवियंस एड्रेसल मैकेनिज्म की इंफॉर्मेशन, रिटर्न रिफंड की इंफॉर्मेशन। तो ग्रीवियंस GRM लिख सकते हो, GRM/रिफंड रिटर्न, गारंटी वारंटी। ये सी हो गया बच्चे। फिर डी पेमेंट मेथड, कौन कौन से आप दे रहे हो। ठीक है, ई कुछ नहीं है। एफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रैंकिंग ऑफ गुड्स, और जो भी एक्सप्लेनेशन होगा ना प्रोडक्ट का, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोडक्ट क्लियरली और एक्सेसिबल होना चाहिए। तो रैंकिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिख दिया ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ रैंकिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हर गुड्स एंड सर्विसेज का हमको क्लियर कट एक्सप्लेनेशन चाहिए, किस किस जगह पे कितना कितना चार्ज है, साइज इश्यूज एवरीथिंग, ठीक है। अब इतना हो गया। अब फोर्थ पॉइंट लिखो टर्म्स एंड कंडीशंस विद सेलर्स, terms and condition with sellers, TNC with sellers, last tracking repeat, last फिफ्थ पॉइंट लिख रहे हो ना, इसमें लिखो एक तो मेंटेन रिकॉर्ड वाला चीज मार्क करो ऐसे, मेंटेन अ रिकॉर्ड, और लिखो ट्रैकिंग रिपीट ऑफर्स, ट्रैकिंग रिपीट ऑफर्स। अब एक बार आ जाओ फर्स्ट पॉइंट पे। देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? ई कॉमर्स मार्केट को EIT एक्ट से क्या देनी है? एग्जेम्पशन देनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि क्या कहते हैं, मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी को सेलर की इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो थ्रू सेलर उसको प्रोडक्ट का एवरी डिटेल देनी है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ जाता है, जो प्रोडक्ट है उसका कैसा अपीयरेंस है, उसका कैसा नेचर है, उसकी कैसी क्वालिटी है, उसका क्या पर्पस है, जनरल फीचर क्या है ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड पॉइंट में वो कह रहा है कि क्लियर एंड कंसाइज मैनर में हमको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे दो, ठीक है। तो वैसे कायदे से 1 2 और अगेन ये 3 4 5 6 ही है, लेकिन उन्होंने ABC के अंडर दिया है, ठीक है। तो ए में हमको सेलर की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो ए डिटेल अबाउट द सेलर ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद डिटेल्स क्या क्या बच्चे? उसके बिजनेस का नाम, उसका एड्रेस और उसके कस्टमर केयर इंफॉर्मेशन। अब भी देखो अ टिकट नंबर फॉर ईच कंप्लेन लॉज थ्रू विच द कंज्यूमर कैन ट्रैक स्टेटस ऑफ द कंप्लेन, ठीक है। तो अब बेसिकली आपको आपकी सारी कंप्लेन्स की ट्रैकिंग ID मिलनी चाहिए।
फिर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कौन सी दे दो हमको, रिटर्न दे दो, हर जगह होता है रिटर्न रिफंड, इन सब की पॉलिसीज होती हैं, एक्सचेंज पॉलिसी, वारंटी, गारंटी, शिपमेंट, मोड्स ऑफ पेमेंट, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैनर, इसकी हमको क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन। फिर डी क्या है, हमको पेमेंट मेथड बता दो, किस तरीके से आप हमसे पेमेंट लेना पसंद करोगे। उसके बाद ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सेलर, और अदर कोई इन्फॉर्मेशन अलग से भी सेलर ने बताई हुई ऑफ द प्रोडक्ट तो वो भी दे दो। फिर एफ में कहता है हमको एक एक्सप्लेनेशन चाहिए ऑफ रैंकिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपॉर्टेंस ऑफ मेन पैरामीटर्स, और फिर तो अपन ने देखा है ना, जैसे जोमैटो में वो दे देते हैं बेस्ट सेलर बेस्ट, वो रैंकिंग इंफॉर्मेशन हमको दे दो, ठीक है। एवरी मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी शैल इंक्लूड टर्म्स एंड कंडीशंस जो गवर्निंग है उसके रिलेशनशिप विद द प्लेटफॉर्म एंड द सेलर, तो आपकी और उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी थोड़ी बहुत डिस्प्ले आपको करनी पड़ेगी। लास्ट वाला कह रहा है कि रीजनेबल एफर्ट्स दो टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, पहले के ऑफर देते थे अभी के ऑफर है, एक परचेजर ये सब ट्रैक कर सके कि पहले ये ऑफर आया था, मतलब आने वाले टाइम में भी ऑफर आ सकता है, कमिंग सून आता है, इतने दिन से इतने दिन तक ऑफर आने वाला है, वो सारी चीजें हमको क्या चाहिए आपसे, ई मार्केट प्लेस वाले को भी हेल्प करनी चाहिए कि सेलर की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्सेस दिलवा सके, ठीक है। एक बार याद करते हैं, टॉपिक का नाम है लाइबिलिटी ऑफ मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी। सबसे पहले क्या है, एग्जेम्पशन फ्रॉम आईटी एक्ट, उसके बाद एक्यूरेट प्रोडक्ट डिटेल्स, उसके बाद बच्चे सेलर्स इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट क्या हो गया, कंप्लेन वाला चीज, ठीक है, टिकट नंबर, ट्रैकिंग आईडी, उसके बाद बच्चे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिटर्न रिफंड, ग्रीवियंस एड्रेसल मैकेनिज्म और गारंटी वारंटी एक्सचेंज, ठीक है। अब आ जाता है पेमेंट मेथड्स, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चे, कलेक्टिवली और कोई इंफॉर्मेशन है अगर एक्सप्लेनिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उनकी रैंकिंग, तो आप हमको वो भी बता दो। उसके बाद क्या है बच्चे, टर्म्स एंड कंडीशंस विद द ई मार्केट प्लेस, किसकी, सेलर की। उसके बाद बच्चे कंप्लेन मेंटेन रिकॉर्ड करो, प्रीवियस क्या ऑफर था और अभी क्या है, तो रिपीटेड ऑफर्स के हमको ट्रैकिंग चाहिए। क्लियर हो गया सबको, चलो अब कह रहा है ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ इन्वेंट्री ई कॉमर्स, ये किसकी थी अभी, मार्केट प्लेस की, अब किसके देख रहे हैं हम, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ठीक है। इन्वेंट्री का वहां मीनिंग दिया हुआ है, मींस ई कॉमर्स एंटिटी विच ओन्स द इन्वेंट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल सच गुड्स एंड सर्विस डायरेक्टली टू द कंज्यूमर शैल इंक्लूड सिंगल ब्रांड रिटेल एंड मल्टी चैनल सिंगल ब्रांड रिटेल, ठीक है। मतलब कि आप ही के रिटेल बिजनेस के बहुत सारे चैनल है या फिर आप एक सिंगल चैनल के थ्रू ही सेल आउट करते हो, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल H&M पता है, लड़कियों को ब्रांड्स पता होगा, तो वो उसका खुद का भी एक वेबसाइट है और दूसरे वेबसाइट्स पे देखोगे तो उसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मतलब दूसरे मार्केट प्लेस पे भी वो मिलता है, ठीक है। एवरी इन्वेंट्री ई कॉमर्स एंटिटी शैल प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन क्लियर एंड एक्सेस। अगेन देखो पहला पॉइंट क्या है बच्चे, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, किसकी, रिटर्न रिफंड एक्सचेंज वारंटी गारंटी, जो अब भी ऊपर अपन ने पढ़ा, तो वहां लिखो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मार्क कर लो, या प्रोडक्ट, चलो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और आगे ये सारी चीजें मार्क कर लो, मोड्स ऑफ पेमेंट, ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म मार्क किया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में लिखा है सारे मैंडेटरी क्या दे देना है हमको, नोटिसेस ऑन इंफॉर्मेशन, ठीक है बच्चे। उसके बाद सी वाले में देखो क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन ऑन अवेलेबल पेमेंट मेथड, सेम चीज लिखी है पेमेंट मेथड वाला, कैसी पेमेंट मेथड दोगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल, जैसे ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन था, यहाँ पे हमको क्या चाहिए आपसे, कॉन्ट्रैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब टोटल प्राइस इन सिंगल फिगर चाहिए ऑफ एनी गुड्स और सर्विस अलोंग विद द ब्रेकअप प्राइस फॉर द गुड्स और सर्विसेज शोइंग ऑल कंपलसरी एंड वॉलंटरी चार्जेस। तो आपको आता है ये चार्ज, फिर जीएसटी चार्ज और फिर और कोई सर्विस चार्ज और फिर ये मार्केट प्लेस चार्ज, वो सारे चार्जेस का हमको क्या चाहिए, क्लियर कट स्पेसिफिकेशन, बाइफिकेशन हमको ये सारी चीजों का चाहिए। अब अभी अपन लिख नहीं रहे ना, सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में लिख लो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लिखा है, रिफंड मार्क किया होगा। सेकंड वाले में लिखो नोटिस डैश इन्फॉर्मेशन, या ऑल नोटिसेस लिख सकते हो, ऑल नोटिसेस, ठीक है। सी वाले में लिखो अगेन पेमेंट मेथड्स, फिर ई वाले में लिखो टोटल प्राइस इंक्लूडिंग ऑल अदर चार्जेस, स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टैक्स है, कन्वेंस फी है, वो बोलते डिलीवरी चार्ज है, टोटल प्राइस,
एफ वाले में अगेन वो कंप्लेन ट्रैकिंग आईडी। क्लियर है? इतना सबको समझ आ गया? एक बार अपन फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हर ई कॉमर्स इन्वेंट्री मतलब हर ई कॉमर्स एंटिटी को अपनी इन्वेंट्री की क्लियर एंड एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। क्लियर एंड एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन में क्या आता है? सबसे पहले एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन किसकी? रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, गारंटी, वारंटी, डिलीवरी, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, सब कुछ, ठीक है, शिपमेंट, एवरीथिंग। सेकंड क्या है? ऑल मैंडेटरी नोटिसेस एंड इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट क्या है? पेमेंट मेथड्स। फोर्थ पॉइंट क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ई पॉइंट क्या है? टोटल प्राइस। अब टोटल प्राइस के साथ एक वर्ड मतलब दो तीन वर्ड याद करो। ब्रेकअप प्राइस चाहिए हमको। क्या चाहिए? ब्रेकअप प्राइस। ब्रेकअप किस किस में? शोइंग ऑल कंपल्सरी एंड वॉलंटरी चार्जेस सच एज डिलीवरी चार्ज, पोस्टेज, हैंडलिंग चार्ज और कन्वेंस चार्ज और एप्लीकेबल टैक्सेस। अब इसके साथ और वर्ड याद करते हैं बच्चे। हमने क्या बोला? टोटल प्राइस। मैंने आगे क्या वर्ड याद करने को बोला? ब्रेकअप प्राइस। ब्रेकअप प्राइस में कौन कौन से चार्जेस? वॉलंटरी चार्जेस, कॉन्सिक्वेंसेस चार्जेस और सर्विस चार्जेस, कंपलसरी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, एप्लीकेबल टैक्सेस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। फिर क्या है? टिकट नंबर, कंप्लेंट ट्रैकिंग आईडी होना चाहिए आपके में, प्रॉपर वो सिस्टम होना चाहिए। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। नो इन्वेंट्री ई कॉमर्स एंटिटी शैल फॉल्सली रिप्रेजेंट इटसेल्फ एज अ कंज्यूमर एंड पोस्ट रिव्यूज अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। तो खुद ही कंपनी क्या कर रही है? अपने आप को क्या दिखा रही है? कंज्यूमर, और आके अच्छे अच्छे रिव्यूज डाले जबकि प्रोडक्ट नहीं। और ये अपन ने देखा है कि बहुत सारी जगहों पे रिव्यूज, एन नंबर ऑफ रिव्यूज डाले होते हैं जबकि वो उन्होंने खुद ने ही डाले होते हैं। तो वो कह रहा है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी लाइबिलिटी, दैट दे शुड नॉट डू दिस थिंग। ठीक है, तो बेसिकली नो इन्वेंट्री ई कॉमर्स शैल फॉल्स रिप्रेजेंट मीन इटसेल्फ एज अ कंज्यूमर एंड पोस्ट रिव्यूज अबाउट द गुड्स एंड सर्विस। साइड में लिखो नो फेक रिव्यूज, नो फेक रिव्यूज। फिर फोर्थ वाले में कह रहा है नो इन्वेंट्री ई कॉमर्स एंटिटी शैल रिफ्यूज टू टेक बैक गुड्स। थर्ड वाले में है एवरी इन्वेंट्री शैल इंश्योर दैट एडवर्टीजमेंट ऑफ मार्केटिंग एंड इनकंसिस्टेंस आर एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नो फेक एड्स, नो फेक एड्स। और फोर्थ वाले में लिखो नो रिफ्यूजल टू रिटर्न गुड्स, नो रिफ्यूजल टू रिटर्न गुड्स। अगर एक कंज्यूमर ने प्राइस पे की है और आपके गुड्स क्या है? सपीरियस। सपीरियस क्या था? अच्छे नहीं गुड्स थे, जाली गुड्स थे। ठीक है, अडल्टरेट गुड्स क्या था? अडल्टरेंट गुड्स क्या था? पुअर क्वालिटी, मिलावट वाला ना, सब्सटेंस डाले होते। तो बेसिकली अगर ऐसे गुड्स निकले तो अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो उनको लेने पड़ेंगे। हाँ, तो दे कैन नॉट रिफ्यूज इट। ठीक है, फिर any inventory e-commerce will explicitly or implicitly for authenticate of goods or if guarantees such goods shall bear the appropriate। तो फिर guarantee clause साइड में लिखो, guarantee clause। लिख लिया? अब एक बार रिवाइज करते हैं। देखो क्या क्या है। अगर इन्वेंट्री ई कॉमर्स एंटिटी है तो सबसे पहले उसको क्या करना है? क्लियर एंड कंसाइज वे में इंफॉर्मेशन देनी, क्लियर एंड एक्सेसिबल वे में। पहले क्या इंफॉर्मेशन देनी है? एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, जिसमें क्या क्या आएगा? रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, गारंटी, वारंटी, ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म, पेमेंट मेथड भी लिख सकते हैं। और क्या है? डिलीवरी, शिपमेंट, कॉस्ट ऑफ रिटर्न। ठीक है, बी पॉइंट में क्या देना है? ऑल मैंडेटरी नोटिसेस एंड इन्फॉर्मेशन। सी पॉइंट में क्या देना है? पेमेंट मेथड। डी पॉइंट में क्या देना है? कॉन्ट्रैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ई पॉइंट में क्या देना है? टोटल प्राइस के साथ क्या वर्ड याद किया? ब्रेकअप प्राइस। ब्रेकअप प्राइस में क्या क्या प्राइस आते हैं? कॉन्सिक्वेंशियल, वॉलंटरी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, कन्वेंस चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस और एप्लीकेबल टैक्सेस। वेरी गुड। उसके बाद बच्चे क्या आता है? ट्रैकिंग नंबर। उसके बाद क्या आता है?
नो फेक, हमको रिव्यूज नहीं चाहिए। उसके बाद नो फेक एडवर्टीजमेंट्स। उसके बाद बच्चे नो रिफ्यूज टू टेक बैक, इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइड इन केस ऑफ लेट डिलीवरी दिस सब रूल शैल नॉट अप्लाई। भाई लेट डिलीवरी इसलिए हमको वो करना नहीं, मैंने आपको इसलिए बताया सपीरियस गुड्स, खराब गुड्स है तो ही वो रिटर्न के लिए एप्लीकेबल है कि लेना पड़ेगा, रिफ्यूजल नहीं कर सकते। लेट डिलीवरी कर रहा है तो रिफ्यूजल के लिए मना करने की कोई जरूरत नहीं, मतलब मना किया भी तो आपको उंगली करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट वाला क्या है, गारंटी क्लॉज, ठीक है, कि अगर गारंटी दे रहा है तो फिर उसकी बात उसको रखनी पड़ेगी। अब ये खत्म क्या हो गया हमारा, ई कॉमर्स। लास्ट बचा है हमारा क्या, डायरेक्ट सेलिंग। लास्ट क्या बचा है, डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे समझो, मैंने एक प्रोडक्ट निकाला है बच्चे, इसके अलग रूल्स हैं, दिस देयर इज अ डिफरेंट रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, तो इट्स अ डिफरेंट लॉ ऑल टुगेदर, ठीक है। अभी तक आप समझ रहे हो कि प्रोडक्ट एक कोई पर्सन बनाता है, जैसे हम वो ग्लू वाला एग्जांपल लेते हैं, किसी ने वो ग्लू बनाई है, उसने मार्केट प्लेस में रखा है उसको, ठीक है, यहाँ पे किरानों की शॉप्स में रखा है, मतलब फिजिकल सेलिंग, और उसकी खुद की भी वेबसाइट है, और कहाँ रखता है, मॉल्स में रख सकता है, ठीक है। बताओ ना ग्लू कहाँ कहाँ बेच सकता है, और एग्जीबिशंस लगा सकता है, और क्या कर सकता है, इसकी मार्केटिंग करने के लिए कहाँ कहाँ रखेगा इसको, ये लोकल दुकान में, ऑनलाइन खुद का प्लेटफॉर्म भी बना लेगा, बना लिया, चलो वेबसाइट लिखी हुई है ना, और दूसरे मार्केट प्लेस पे हो गया, शॉप्स में हो गया, वेबसाइट में हो गया, मॉल्स में हो गया, एग्जीबिशंस में हो गया, और कोई जगह छोड़ी क्या मैंने, क्या बोल रही है, डी मार्ट, वही डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ही जो मॉल्स टाइप जगह है उधर पे। अब बच्चे डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं हर्बल ग्लो नाम से। क्या बनाया मैंने, हर्बल ग्लो। हर्बल मतलब नेचुरल, ठीक है। तो अब दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। अब मैंने एक हर्बल ग्लो बनाया है, मेरे को ना इसको इन दुकानों में नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि मुझे डाउट है कि ये ऐसे हर्बल ग्लो का प्रोडक्ट अगर वहां रखा रहेगा इंसान खरीदेगा कि नहीं, मुझे डाउट है, बिकॉज ऐसे नंबर ऑफ मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं। मेरे प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है कि वो एक्चुअल में नेचुरल है, वो कहने के लिए हर्बल नहीं है, वो एक्चुअल में नेचुरल है। मुझे इसकी क्या करानी है बच्चे, डायरेक्ट सेलिंग करानी है, मुझे इसकी क्या करानी है, डायरेक्ट सेलिंग। तो एक टर्म है डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग का हिंदी मतलब समझो, डायरेक्ट सेलिंग टू द कंज्यूमर, इसका हिंदी मतलब भी यही है। पर इसकी सेलिंग होती कैसे, इसकी सेलिंग होती है, मैं क्या करूंगी, मार्केट में डायरेक्ट सेलर्स ढूंढूंगी, ठीक है। कौन ढूंढूंगी, डायरेक्ट सेलर्स। अगर अब मैंने आप सबको ढूंढा है कि आप मेरे हर्बल ग्लो के क्या हो, डायरेक्ट सेलर्स, ठीक है। नाउ आप मेरा क्यों बेचोगे प्रोडक्ट, पैसे कमाओगे, ठीक है, सीधा सीधा। प्लस अगर तुम्हें मेरे प्रोडक्ट बेच के पैसे कमाने हैं तो तुम पहले मेरी क्या खरीदो, मेंबरशिप खरीदो। तो नाउ फ्रॉम वेयर आई एम अर्निंग, सबसे पहले आपसे, सबसे पहले आपसे, आप सब मुझे क्या दे रहे हैं बच्चे, फी दे रहे हैं। तो मैंने ना प्रोडक्ट से ज्यादा एक्चुअली में इस फी से कमा लिया होता है, ये रिन्यू भी होती है, ठीक है। इफ यू वांट टू कंटिन्यू विथ मी तो एवरी ईयर यू हैव टू पे मी अ फी नाउ, और ये कोई ऐसा बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, कोई लेगा भी नहीं, एक नॉमिनल फी होती है। तो ऑल ओवर इंडिया हर्बल ग्लो के डायरेक्ट सेलर्स है जो मुझे अपन मान लेते हैं 1000 रुपीज दे रहे हैं। आप लोग यहाँ कितने लोग बैठे हो, मान लेते हैं एग्जाम्पल 50 पीपल, ठीक है, इन एंड अराउंड। अब ये 50 लोग मुझे 1000 रुपए देंगे, मैंने कितना कमा लिया, 50,000 तो मेरे जेब में आ ही गया। प्लस तुम मेरे से मेंबरशिप ले रहे हो बच्चे, प्रोडक्ट तो बेचोगे क्योंकि तुम्हें भी कमाना है, ठीक है। नाउ जो प्रोडक्ट मार्केट में एग्जाम्पल ले लेते हैं 100 रुपीज की क्रीम दे रहे हो तुम हर्बल ग्लो की, और ये एक्चुअली हर्बल ग्लो के प्रोडक्ट इतने सस्ते नहीं आते, तो हम थोड़ा सा एक्सपेंसिव कर देते हैं, 499 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। हर्बल ग्लो की आप मार्केट में कितनी दे रहे हो, 499। 499 कमाओगे जब, उसका एक परसेंटेज आप रख सकते हो, मान लो 15%। 500 का 15% करना बच्चे, अबे 500 का 15%, प्लस नहीं करना है, माइनस करना है, 75 रुपीज। अब इतना कम नहीं होता है, इससे कहीं ज्यादा मार्जिन मिलता है व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट सेलिंग। हाँ मतलब एक बात, 50 तो नहीं देता, लेकिन इसे 30-35% का मार्जिन आपको भी कमाने को देता है, और कुछ मार्जिन
मैं खुद रखती हूँ। इस तरीके से आप भी कमाते हो, मैं भी कमाती हूँ, और हमने क्या किया है, प्रोडक्ट सेल किया है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलर्स के एग्जांपल्स ले लो, अगर ओरीफ्लेम सुना हो तो वो, एम्वे सुना हो तो वो, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको कहीं मॉल में, शॉप्स में नहीं मिलते हैं, ये डायरेक्ट सेल होते हैं। इनकी बुकलेट लेके घूमती हैं आंटियां, ठीक है, ज्यादातर ये लेडीज को ही पकड़ते हैं। आंटियां क्या करती हैं, घर बैठे बैठे इस चीज का बिजनेस कर सकती हैं। जल्दी सब गूगल करो ओरीफ्लेम, जल्दी। नहीं, कहीं नहीं, इनका खुद का भी कोई एज सच स्टोर नहीं होता। ओरीफ्लेम का मैंने देखा है एक बार पुणे में। लिखा है, ये मैं दिखा रही हूँ। अब इनके रूल्स ये देखो, कितने का बेच रही है ये। टॉयलेटी नाम क्यों लिखा है उसने। फेशियल ऑयल देखो कितने का मिल रहा है, 3,000 रुपए का। एक्चुअली बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, लग्जरी ब्रांड। नहीं, जॉय मार्केट में मिलता है यार, वो खुद से बिजनेस कर रही होंगी, पर जॉय मार्केट प्लेस में आता है, वो डायरेक्ट सेलर में नहीं आता। इसकी वेबसाइट में ना अबाउट अस अगर खोलूंगी ना, तो इनको डायरेक्ट सेलिंग के वो करने पड़ते हैं, कंप्लायंसेस। ये देखो इनकी कैटलॉग दिख रहे हैं। क्या अच्छी होती है। हम्म, क्वेश्चन पूछो, ये देखो दिख रहा है, डायरेक्ट सेलिंग कंप्लायंस डॉक्यूमेंट। तो इनकी वेबसाइट है ना, लेकिन अब वो एक ही प्लेटफॉर्म है, इधर दिस, ये अभी बनी है, ये पहले नहीं थी। ठीक है, और मार्केट में इन्होंने सबसे पहले डायरेक्ट सेलर्स पहुंचा दिया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी और मार्केट प्लेस में नहीं मिलेगा। अब तुम नायका में ओरिफ्लेम ढूंढोगे, तुमको नहीं मिलेगा। खुद का तो प्लेटफॉर्म बनाएगा ही ना, खुद की दुकान तो लगाएगा ही ना, लेकिन ढूंढेगा शॉप्स, मार्केट प्लेसेस, कोई और जगह, कोई और प्लेटफॉर्म नहीं, अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है। बिकॉज हाउ कैन यू, भरोसा भी तुम कैसे करोगे। अब मैं एक आंटी हूँ, तुम्हारे पास ले आए हर्बल ग्लो, तुम खरीदोगी क्या। तुम ऑब्वियसली, ऑनलाइन का जमाना है यार, वेबसाइट चेक करोगी कि इज देयर समथिंग, क्योंकि जितना मैं बताऊंगी उससे कई ज्यादा तुम वेबसाइट में देख लोगी। कैटलॉग एक तरीका है, अब ये जमाना आगे आ गया है, तो उसको वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ी। ओरिफ्लेम जब से, जब देयर वाज नो वेबसाइट ऑल्सो, इसका इंस्टाग्राम पेज भी है बकायदा, यू कैन शॉप फ्रॉम इंस्टाग्राम ऑल्सो, बट इट्स देयर ओन पेज, अदरवाइज आपको ये कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, ये देखो डायरेक्ट सेलिंग की उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरा बना रखा है। अब ये सब अपन पढ़ेंगे, स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट फाइलिंग, एवरीथिंग, टर्म्स एंड कंडीशन, रजिस्टर ऑफ डायरेक्ट सेलर, तो अगर किसी को होना, नोडल ऑफिसर दिख रहा है, ये सब जो तुमने पढ़ा है वो सब डला हुआ है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, एक्चुअली इनको सब अपलोड करने पड़ते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स में लिखा हुआ है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने हैं। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यही है कि पहले आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन है और कोई। चलो आ जाए डायरेक्ट सेलिंग। अब आपको डायरेक्ट सेलिंग का मतलब समझ आ गया। ठीक है बच्चे, इसके भी कंप्लायंसेस हम कर सकते हैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी, वी डू सच कंप्लायंस। एक क्लाइंट है जिसका डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस पूरा अपन ने लॉन्च किया है, पूरा अपन ने लीगल कंप्लायंस करके दिया है कि हाउ टू स्टार्ट अ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। बिजनेस उन्होंने किया, अपन ने पूरा ये जो वेबसाइट पे अपलोडिंग करना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, सब डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना, इसके एफिडेविट्स बनते हैं, वो सब काम अपन एज कंपनी सेक्रेटरीज भी करते हैं। ठीक है, चलो डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मतलब देखो क्या लिखा है, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेलर्स। ठीक है, नेटवर्क ऑफ सेलर्स। फिर क्या लिखा है, अदर देन थ्रू अ परमानेंट रिटेल लोकेशन, तो वो तो इसका नहीं है, एक दुकान खोल के ये नहीं बैठा, ये किसके थ्रू भेजता है, नेटवर्क्स ऑफ सेलर्स के थ्रू। ठीक है, देखो उसमें लिखा है डायरेक्ट सेलिंग रूल्स बता दिए उन्होंने, गवर्न्ड बाय कंज्यूमर डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। सिर्फ एक ही रूल है इसी में पूरे कंप्लायंसेस, इसके अलावा इसका कोई और एक्ट नहीं।
अब एप्लीकेबिलिटी, किसको किसको एप्लीकेबल है? सारे गुड्स एंड सर्विसेज ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, सारे मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ऑल डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो जैसे ओरीफ्लेम, एमवे वो हो गया, ऑल फॉर्म्स ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अक्रॉस ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो ये रूल्स किस किस को एप्लीकेबल है? जो डायरेक्ट सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, जिनके मॉडल्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के, जिन जो ऑफर करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में गुड्स एंड सर्विसेज, और जो सारे फॉर्म्स ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करेंगे अंडर डायरेक्ट सेलिंग, उनको ये रूल्स एप्लीकेबल हैं। ठीक है, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने बोल दिया ये रूल्स शैल अप्लाई टू डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी विच इज नॉट स्टैब्लिश इंडिया बट ऑफर्स गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर्स इन इंडिया। स्टार मार्क करो, स्टैब्लिश कहाँ है? इंडिया के बाहर, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ बेच रहे हैं? ओरिजिनल के नीचे स्वीडन लिखा हुआ है, तो इंडिया का नहीं है, लेकिन कहाँ बेच रहा है? इंडिया में, तो उस पे डायरेक्ट सेलिंग रूल्स एप्लीकेबल हैं। क्लियर है? डाउट है कुछ? चलो अब देखो, मैंडेटरी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, एवरी डायरेक्ट सेलिंग शैल मेंटेन इट as at its registered office either manually या फिर either electronically all such documents। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? पहला डॉक्यूमेंट पढ़ना बच्चे, क्या लिखा था वहां पे? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो उन्होंने वेबसाइट में अपलोड किया था, दिखाऊं? दिखा दो मैम। ये बैलेंस शीट, ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एमओए, एओए, और वो भी होगा स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट में। स्टैट्यूटरी में ना उसमें जीएसटी की लिस्ट आ रही है। चलो ठीक है, इस सर्टिफिकेट्स में होगा। अब बच्चे नेक्स्ट क्या है? एमओए, एओए था, पैन नंबर, पैन नंबर अगर नहीं है तो इन्होंने नॉन कंप्लायंस किया, क्लियर कट। ठीक है, उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स रिटर्न, फिर ये भी थी बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, एंड उसके बाद रजिस्टर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, उसके बाद लाइसेंस, अंदर फसाए वाले डिटेल्स थी, ऊपर ऊपर फसाए लिखा हुआ था, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड क्वालिटी, और लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड अंडर drugs and cosmetics for the purpose of manufacturing or sale of drugs including आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स और होम्योपैथिक मेडिसिन, और फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, ये भी था उसमें। चलो एक बार याद करते हैं कौन कौन सी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट सेलिंग को अपलोड करनी पड़ती है और अपने रजिस्टर ऑफिस में रखनी पड़ती है, इधर मैन्युअली और इधर इलेक्ट्रॉनिकली। पहला डॉक्यूमेंट क्या है बच्चे? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दूसरा एमओए, तीसरा पैन और टैन। ठीक है, ये है परमानेंट अकाउंट नंबर और ये है टैन, और ये CAN मतलब उसी में ही कवर होगा, कलेक्शन अकाउंट नंबर। उसके बाद बच्चे गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद मतलब जीएसटी सर्टिफिकेट, नेक्स्ट बैलेंस शीट, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद रजिस्टर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसके बाद फूड एंड सेफ्टी वाला लाइसेंस चाहिए, और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स वाला, और फिर ट्रेडमार्क वाला। क्लियर है सबको? एक बार फटाफट रिवाइज करो। ये खत्म होगा तो नए चैप्टर की समरी ले लेंगे अपन, न्यू चैप्टर, मुझे नहीं है, दे आर मिसिंग अ लॉट। और ये दो लोग, तीन, और दिशा, बस तीन ही नहीं है ना। राशि, आशी तो पता नहीं आ ही नहीं रही है ना कब से, फादर के उससे तब बैठे। वो भी तो गायब ही है वो, समथिंग इज फिशी। हो गया बच्चे? चलो नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्ट है। हाँ, इसको रूल्स एप्लीकेबल है ना। तुमने अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की है व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट सेलिंग, तो आपको ये रूल्स एप्लीकेबल है। अपन ने ऊपर क्या पढ़ा? इन एक्सरसाइज ऑफ द अबव पार्ट
दिस इज गवर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021। इसी की तो एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा है। ये रूल्स कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होंगे? ये होंगे जहां आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे होगे, ये होंगे जो आपके मॉडल्स होंगे, ये होंगे जहां पे आप ऑफर करोगे, ये होंगे जहां आप सारे टाइप के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करोगे व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्लिगेशन। डायरेक्ट सेलिंग के क्या क्या ऑब्लिगेशन होते हैं? सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले एक मिनट, हाँ, सबसे पहले इनको क्या करना है? अपनी लीगल इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन करा लेना है। मतलब या तो ये कंपनी एक्ट होना चाहिए, या तो ये पार्टनरशिप फॉर्म होना चाहिए, या फिर ये एलएलपी होना चाहिए। फिर इनका एक फिजिकल ऑफिस का प्रेजेंस होना चाहिए, मतलब हमको एक रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए मैंडेटरी। फिर हमको आपसे एक डिक्लेरेशन चाहिए। वो चीज किस चीज का है? सेल्फ डिक्लेरेशन, कि हमने सारे कंप्लायंसेस ऑफ दीज रूल्स किए हुए हैं। मस्ट डिक्लेयर नॉट इन्वॉल्व इन पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम। उसके बाद अपनी क्या बना लेनी है उनको बच्चे? कीर्ति, क्या बना लेनी है अपनी? वेबसाइट और इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर। हाँ, वो भी होना चाहिए और वेबसाइट भी होना चाहिए। तुम कंपनी बनाओगे तो रजिस्टर ऑफिस दिखाओगे ही ना। प्रोडक्ट कहीं ना कहीं तो बन ही रहे हैं किसी ना किसी फैक्ट्री में। तो आपको एक अपडेटेड वेबसाइट करनी है जिसमें एंटिटी की डिटेल, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट और ग्रीवियंस एड्रेसल होना चाहिए। फिर हमको आपसे क्या चाहिए? आप क्या ले लो? ट्रेडमार्क एंड लाइसेंसेस। अब ट्रेडमार्क लाइसेंसेस में ट्रेडमार्क ट्रेड रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस जैसे पैन, टैन, जीएसटी, हमको वो भी चाहिए। फिर वेबसाइट से क्या चाहिए? आपका सर्टिफिकेट। आपकी वेबसाइट क्या होनी चाहिए? सर्टिफाइड बाय अ कंपनी सेक्रेटरी। तो एक डॉक्यूमेंट बनाता है कंपनी सेक्रेटरी। देखो आपका नाम भी है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स के कौन कंप्लाई कर रहा है? कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट बनाता है जो वेबसाइट को पूरा चेक करता है। एक सीएस वेबसाइट को पूरा, जैसे अभी अपन ने एक वेबसाइट चेक की ना, तो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स के हिसाब से अपन पूरी वेबसाइट चेक करते हैं कि ये कंप्लायंस है, हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है, हाँ, ग्रीवेंस एड्रेसल है, हाँ। उसके बाद वो एक सर्टिफिकेट बना के देता है कि इस कंपनी ने सारे कंप्लायंसेस किए हुए हैं। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट आपको देना है किसके साथ? डायरेक्ट सेलर के साथ। तो उनके साथ आपका एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, रिटन अग्रीमेंट इंश्योरिंग जस्ट एंड फेयर टर्म्स। फिर आपको आपके डायरेक्ट सेलर्स का क्या होगा? वेरिफिकेशन। तो हमको, जैसे मैंने आपको बनाया, तो ऐसे तो मैं फी लूंगी नहीं आपसे, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड लूंगी, उसके बाद ही आप मेरे साथ क्या हो जाओगे? रजिस्टर। आपको सारे लॉस का क्या करना है? कंप्लायंस। डायरेक्ट सेलिंग के ऑब्लिगेशंस देख रहे हैं हम। ऑफ कोर्स कंज्यूमर ग्रीवेंस लाइबिलिटी, इसका आपको जैसे जैसे सेल्स करोगे वैसे वैसे अगर कोई रिड्रेसल आ रहा है तो उसको रिजॉल्व आपको करना है। नेक्स्ट, मैंडेटरी वेबसाइट डिस्क्लोजर में बिजनेस डिटेल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्राइसिंग, पेमेंट सिक्योरिटी, रिफंड पॉलिसी एंड अदर एसेंशियल informations. फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करनी, आप प्रोहिबिटेड हो फॉर एनी मिसलीडिंग और फॉल्स और ऐसे प्रोहिबिटेड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। लीगल मेट्रोलॉजी कंप्लायंस, क्या ये हम एक्ट पढ़ चुके हैं? तो आपकी पैकेजिंग रूल्स आपको एप्लीकेबल है, जो अपन ने प्री पैक्ड कमोडिटी पढ़ा है ना, वो आपको एप्लीकेबल है। डेटा प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज, ठीक है, तो आपके पास, मैं अगर कोई परचेज कर रही हूँ तो आपके पास इसकी पॉलिसी होनी चाहिए कि जो सेलर आपके पास कोई भी आइटम परचेज करा है, वो डेटा, उस सेलर की सारी डिटेल्स होंगी ना आपके पास, पेमेंट डिटेल्स, उसकी बैंक डिटेल्स, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, ईमेल, तो इन सब का आपको, ये सेंसिटिव डेटा होता है, इसको प्रोटेक्शन करने के लिए आपको पॉलिसीज मेंटेन करके रखनी है। फिर से आ गया ग्रीवेंस एड्रेसल, नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना था उसमें, नोडल ऑफिसर का नाम, कंज्यूमर कंप्लेन मैकेनिज्म अलग बनाना है, डायरेक्ट सेलिंग रिकॉर्ड मेंटेनेंस करनी पड़ेगी क्योंकि वो कितना सेल कर रहे हैं उसके भी हमको रिकॉर्ड्स चाहिए, जो आंटियां सेल कर रही हैं। कंज्यूमर एक्सेस टू सेलर इंफॉर्मेशन, तो कंज्यूमर के पास सेलर की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डिटेल, जैसे अपन ने मार्केट प्लेस में देखा। ट्रूथफुल एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए, नो मिसलीडिंग और फॉल्स एडवर्टीजमेंट, नो फेक कंज्यूमर रिव्यूज। अगेन, लाइबिलिटी फॉर ऑथेंटिसिटी क्लेम्स, अगर कोई सामने वाला रिटर्न, रिफंड कुछ मांग रहा है तो आप उसके लिए लाइबल हो, अगर वो फेयर चीज के लिए बोल रहा है तो। डायरेक्ट सेलर्स को मॉनिटर करना पड़ेगा क्योंकि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उससे वो बाइंड हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। डी लिस्टेड डायरेक्ट सेलर डेटाबेस, अब जिन लोगों ने आपसे छोड़ दिया है काम, कई बार क्या होता है, आंटियां बहुत सारा प्रोडक्ट ले लेती हैं और फिर यहाँ बोल देंगी कि हमें अब आपके साथ काम नहीं करना। प्रोडक्ट किसके पास रखा है? आंटियों के पास। उसने शो क्या किया? सब बिक गया, सब बिक गया, ठीक है, जबकि बिका नहीं, उसने खुद ने खरीदा है। उसके बाद वो यहाँ से क्या कर लेगी? अपने आप को, अपना नाम हटा लेगी, फिर भी जाके मार्केट में और महंगा बेच सकती है या कुछ राइट प्राइस पे बेच सकती है और खुद पैसे कमा सकती है। तो हमने क्या करना है, एक लिस्ट दे देनी है कि ये लोग क्या हो चुके हैं, हमारे यहाँ से डी लिस्ट हो चुके हैं, ठीक है।
और फिर आपको किसका पार्टनर बनना है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का पार्टनर आपको बनना है। ठीक है, एक काम करो, ये 26 पॉइंट्स हैं, इसका फोटो ले लो या फिर साइड में बोलो तो मैं बोलती जा रही हूँ, लिखते जाओ। ठीक है, चलो साइड में लिखते जाओ। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट का ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट, लीगल इंफॉर्मेशन incorporated as company LLP partnership। लिखा। बी पॉइंट, रजिस्टर्ड ऑफिस, फिजिकल लोकेशन मार्क करके लिख लो, रजिस्टर्ड ऑफिस। लिखा बच्चे। नेक्स्ट, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, अब मार्क करो इन नॉट इन्वॉल्व एनी पिरामिड स्कीम और सर्कुलेशन स्कीम, ये ऐसा मार्क बस कर लो। सेल्फ डिक्लेरेशन लिखा। सी पॉइंट, प्रॉपर वेबसाइट विद डिटेल्स, सी पॉइंट। डी पॉइंट, प्रॉपर वेबसाइट विथ डिटेल। E point, trademark license। लिखा। F point, trade license, GST, PAN, trade license, GST, PAN। है बड़ा इजी, बस पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, तो हेडिंग से आप बना सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। G point, CS सर्टिफिकेशन ऑन वेबसाइट, बोल्ड कैसे करके लिखा है बुक ने भी, तुमको खुश करने के लिए लिखा। उसके बाद आपने क्या लिखा बच्चे, जी पॉइंट, हाँ, CS सर्टिफिकेशन ऑफ वेबसाइट। उसके बाद बच्चे H पॉइंट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट विथ डायरेक्ट सेलर्स, written contract with direct sellers। I point, direct seller identity, direct seller identity। अब H पॉइंट बोलू ना, जे पॉइंट में लिखो कंप्लायंस विथ लॉ। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट जी पॉइंट में लिखो, सॉरी के पॉइंट में लिखो लाइबल फॉर ग्रीवियंसेस, लाइबल फॉर ग्रीवियंसेस। हो गया। अब बच्चे इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, मतलब एवरी डायरेक्ट सेलिंग शैल, उनके ये बेसिक ऑब्लिगेशन हो गए। नेक्स्ट ऑब्लिगेशन उनका है सेकंड पॉइंट में कि उनको क्या देना है, वेबसाइट में सारी डिटेल देनी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में मार्क करो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन इट्स वेबसाइट इन क्लियर एंड एक्सेसिबल मैनर। ये बच्चे सेकंड पॉइंट है, ये मार्क करिए। किया सबने मार्क। इसमें फर्स्ट पॉइंट नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, टिकट नंबर, सब सेम चीज है अगेन, बस मार्क करते जाओ, लिखना मत। ठीक है, टिकट नंबर वाला वो कंप्लेन नंबर, फिर इंफॉर्मेशन रिलेटेड रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, फिर पेमेंट मेथड, सिंगल फिगर के आगे मैंने क्या वर्ड गत कराया था, ब्रेकअप प्राइस, वो मार्क करो।
करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मार्क करो प्री प्रोडक्ट स्टेज टू एनेबल मेक इन्फॉर्म्ड परचेज डिसीजन। अब इसमें लीगल मेट्रोलॉजी लॉज आए थे कि कंप्लायंस करना है, तो लीगल मेट्रोलॉजी में क्या क्या आपके पैकेजिंग में आना चाहिए, नेम ऑफ द सेलर, परचेजर, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, द प्रोसेस ऑफ रिफंड, वारंटी, गुड्स एक्सचेंज ऑफ रिप्लेसमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जी आपके कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में आ जाओ, नो यूटीपी, नो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, लिखो थर्ड में, लिखा। फोर्थ में कंप्लाई विथ एलएम लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, कंप्लाई विथ एलएम एक्ट। फिफ्थ में डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी। फिर adequate grievance redressal mechanism, adequate grievance redressal mechanism डैश GO भी लिख लेना, GRM डैश GO, GO कौन, ग्रीवियंस ऑफिसर। एडिक्वेट नीचे वाले में लिख लो, ग्रीवियंस ऑफिसर 1 मंथ में रिजॉल्व करेगा। सेवेंथ वाले में GO डैश 1 मंथ, क्या सेम सेम चीज है बच्चे। फिर उसके नीचे एट्थ में मार्क करो नोडल ऑफिसर, उसको सारे कंप्लायंसेस देखने ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। एट्थ में क्या लिखा, नोडल ऑफिसर। नाइन्थ में मैकेनिज्म फॉर फाइलिंग द कंप्लेन्स, कंज्यूमर कंप्लेन का मैकेनिज्म होना चाहिए, जैसे ग्रीवेंस रिड्रेसल है वैसे कंज्यूमर कंप्लेन। फिर डायरेक्ट सेलर रिकॉर्ड मेंटेनेंस, डायरेक्ट सेलर रिकॉर्ड मेंटेनेंस। ट्वेल्थ पॉइंट में आ गए। 11th में लिखो seller information to consumer, seller information, access of seller's information to consumer। नेक्स्ट लिखो नो फेक एडवर्टीजमेंट, नो फेक रिव्यूज। 12th में लिखा नो फेक एड, 13 में लिखो नो फेक रिव्यूज, 14 में लिखो नो फेक गारंटी, 14 में क्या लिखोगे, नो फेक गारंटी। 15 में लिखो मॉनिटर डायरेक्ट सेलर्स, मॉनिटर डायरेक्ट सेलर्स। फिर लास्ट, फिर 16 लिखो डी लिस्ट, डी लिस्ट डायरेक्ट सेलर्स, delist direct sellers on website। और लास्ट पार्टनर विथ NCH नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। अब ये थे डायरेक्ट सेलिंग के ऑब्लिगेशंस। अब हम ऑब्लिगेशन किसके देख रहे हैं, डायरेक्ट सेलर के, जैसे तुम लोगों के ऑब्लिगेशंस। ठीक है, साथ साथ लिखते जाओ। फर्स्ट पॉइंट में लिखो कॉन्ट्रैक्ट विद डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, कॉन्ट्रैक्ट विद डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। सेकेंड पॉइंट में रेलेवेंट आइडेंटिटी देनी है उनको, रेलेवेंट रिवील आइडेंटिटी। कंपनी की हर जगह जहां जहां इंफॉर्मेशन देंगे वो अच्छी सही सही इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, तो रिलीफ आइडेंटिटी क्या लिखो, कंपनी डिटेल्स, कंपनी डिटेल। थर्ड पॉइंट में लिखो एक्यूरेट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन।
थर्ड पॉइंट है कि सी है बच्चे? सी। गला ही वो कर दो कि तुम लोग। फोर्थ, ऑर्डर फॉर्म रिक्वायरमेंट। एक ऑर्डर फॉर्म होता है जिसमें सेलर की डिटेल, रिक्वायरमेंट बोला, सेलर की डिटेल, डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस, कंज्यूमर राइट्स, ग्रीवियंस, रिड्रेसल, वो सब आता है। तो जैसे आपको गूगल फॉर्म आता है ना, वैसे इनका एक ऑर्डर फॉर्म आता है कि आप क्या क्या प्लेस करो, तो उसमें ये सारी डिटेल्स मेंशन्ड होनी चाहिए। ठीक है। अब जब डायरेक्ट सेलर ऑर्डर कर रहा है, समझ रहे हो तुम लोग, डायरेक्ट सेलर ऑर्डर प्लेस करेगा तो अपनी सारी डिटेल्स देगा। नेक्स्ट, फिफ्थ, लीगल कंप्लायंस। लीगल फिफ्थ नहीं, जो भी है अब इसके बाद, ठीक है। ई पॉइंट, लीगल कंप्लायंस, डैश करके लिखो जीएसटी पैन, डैश करके लिखो जीएसटी पैन, पैन, PAN। क्या जयश्री, कितनी नींद आ रही तेरे को? आंसू ही आ गए नींद। नहीं सोई हो क्या? क्या कर रही थी? कितने बजे सोई? मैं 2 बजे सोई। क्यों? तभी नींद आ रही है तुमको? एटलीस्ट अभी तो 7 घंटे तो सो यार, अभी तो एटलीस्ट यहाँ से जाके तो सोती होगी। अब F पॉइंट, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी। F पॉइंट, ensure product actually delivered, ये सब देखना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, G पॉइंट, protection of sensitive personal data of the consumer, protection of sensitive personal data of the consumer। हो गया। अब सेकेंड पॉइंट में लिखा है द डायरेक्ट सेलर शैल नॉट, वहां ब्रैकेट में लिखो प्रोहिबिटेड, ब्रैकेट में लिखो यहाँ पे प्रोहिबिटेड। विदाउट आइडेंटिटी कार्ड किसी के घर आपको नहीं विजिट करना है, ठीक है। तो वहां क्लियर कर लिखा है दे आर नॉट अलाउड टू विजिट कंज्यूमर प्रेमाइसेस विदाउट आइडेंटिटी, ठीक है। नो अनसॉलिसिटेड विजिट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है प्रोवाइड एनी, क्या लिखा, लिटरेचर। हाँ, वहां लिखो नो अनऑथराइज लिटरेचर, वहां लिखो नो अनऑथराइज लिटरेचर। जो कंपनी के मटेरियल है आपको वही देना है, अपने मन से कुछ और नहीं देना है, ठीक है। फिर इसी का ही थर्ड पॉइंट, नो फोर्स्ड परचेजेस। फोर्स परचेज। बेटा सी, गुड मॉर्निंग। लास्ट वाला, नो फॉल्स क्लेम्स। डी। ए पॉइंट में लिखो विजिट नहीं करना है, बी पॉइंट में लिखो कि कोई भी अनऑथराइज लिटरेचर नहीं देना है, सी पॉइंट में लिखो कि फोर्स परचेज नहीं करना जबरदस्ती, और लास्ट पॉइंट में लिखो कोई भी फॉल्स क्लेम मत ले लेना कि आप ले जाओ, इस मेरी गारंटी, मेरी वारंटी, ये सब लेने की जरूरत आपको नहीं। क्लियर है सबको? अब क्या क्या बचा है? ड्यूटीज और प्रोहिबिटेड एक्शंस। चलो, ड्यूटीज फर्स्ट पॉइंट में लिखो क्लियर एंड ऑनेस्ट ऑफर देना है आपको। चल जल्दी लिख लो, अब कुछ नहीं, पॉइंटर्स ही हैं। क्लियर एंड ऑनेस्ट ऑफर्स, कोई भी मिसलीडिंग टर्म्स या हिडन कमिटमेंट्स उनको नहीं देने, ठीक है। उसके बाद उसी का ही सेकंड, अब जो भी पॉइंट है ABCD है क्या अगेन, बी पॉइंट एक्यूरेट डेमोन्स्ट्रेशन, लगा लगा के दिखाना कि कितना सुंदर प्रोडक्ट है, एक्यूरेट डेमोन्स्ट्रेशन, ट्रू प्रोडक्ट दिखाना है, ठीक है। भाई मैंने बहुत डायरेक्ट सेलर से लिया, बहुत लूटी हूँ मैं, आई नो वो कैसे बेचती हैं आंटियाँ।
भाई पीछे पड़ जाती हैं। बेटा आप लिपस्टिक यूज करते हो, आइएगा, इतने प्यार से इतने बेच के ही रहती है भाई। दे हैव अ ट्रिक। मैं लिटरली बहुत बहुत खरीदे, बहुत लुटी। 15th, ट्रूथफुल एडवर्टीजमेंट। 15th नहीं, आपका सी पॉइंट, सी पॉइंट, सी ट्रूथफुल एडवर्टीजमेंट। डी पॉइंट, आफ्टर सेल सर्विस क्लैरिटी, आफ्टर सेल सर्विस क्लैरिटी। E point, proper packaging safety. थोड़ा अलग सा नहीं लग रहा तुम लोगों को? बोल भी नहीं रहे। चलो पहला वाला मिसलीडिंग तक ठीक है। सी वाला एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सी मैंने क्या बताया था? ट्रूथफुल एडवर्टीजमेंट। वो डी है एक्चुअली में, द डिस्क्रिप्शन, क्लेम, इलस्ट्रेशन एंड अदर। सी में लिखो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ रुकियो रुकियो रुकियो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। डी पॉइंट में क्या था? ट्रूथफुल एडवर्टीजमेंट। नो यूटीपी लिख लो, ई में नो यूटीपी। नो ट्रूथफुल, क्या डायरेक्ट सेलिंग करेगी तू? नो यूटीपी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ई में हो गया नो यूटीपी। ट्रूथफुल एडवर्टीजमेंट, नो यूटीपी। पूरी नींद उड़ा दी इसकी मैंने, देखा? 5 बार बोल चुकी। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। चलो जी में लिखो, अरे यार, एफ में लिखो डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट, मार्क कर लो, नॉट रिप्रेजेंटेटिव टू द कंज्यूमर एज बीइंग ऑफ फॉर्म। ये ढूंढने से नहीं मिलते हैं ये लोग, मार्केट रिसर्च आप कर लीजिए, ऐसे ये नहीं मिलते डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। जी में लिखो एड्रेस, टेलीफोन, नेम डैश इन एडवर्टीजमेंट। जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट होगी उसमें नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सब कुछ आना चाहिए। तो प्रमोशनल जो भी आपके होंगे उसमें ये सारी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। एच में नो फेक गारंटी, एच में लिखो नो फेक गारंटी। आई में लिखो गारंटर डिटेल, गारंटर डिटेल। यहाँ, हाँ तो दिया क्यों है? ऐसे आएगा कि कैसे आएगा? पहली बार पेपर तो नहीं दे रही ना तू, तो लिखना ही पड़ता है ना, तो लिखना ही पड़ता है ना। चलो जे में लिखा, जे में लिखो रेमेडियल एक्शन क्लियरली ओपन, रेमेडियल एक्शन क्लियरली ओपन। The presentation of the offer does not contain or refer to any testimonial, endorsement, supportive documentation. It's genuine, verified. मार्क करो के प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑफर, जो भी ऑफर का प्रेजेंट करेगा ना कि ये प्रोडक्ट यूज करिए, इतना सुंदर है ये वो, तो इसमें कोई भी टेस्टिमोनियल, एंडोर्समेंट या सपोर्टिव डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा जब तक वो जेन्युइन रेलेवेंट नहीं होंगे। मतलब वो रेलेवेंट होंगे तो वो सारे डॉक्यूमेंटेशंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब एल के बाद एल, आफ्टर सेल सर्विस। मैं आपको बता रही हूँ उसको याद कैसे करना है, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस,
और इतने सारे नहीं लिखना है ना यार, 5 नंबर का तो 10 लिखना है। बता रही हूँ, देखो के वाले में कह रहा है कि जैसे आपने कोई ऑफर का प्रेजेंटेशन किया कि ये ऑफर है, ठीक है, तो वो एक्चुअली में कोई ना कोई बात बोल रहे होंगे, तो कोई भी बात वो जब तक रेलेवेंट नहीं है, जेन्युइन नहीं है, उसके डॉक्यूमेंटेशन आपके पास नहीं, तब तक आप उसको नहीं बोल सकते। तो कोई भी फेक एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट मतलब मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही हूँ कि ये क्रीम से ये लगाओ, तो इसका मेरे पास वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो ही मैं ये चीज कर सकती हूँ, ठीक है। अब एल वाला पॉइंट में क्या लिखा, आफ्टर सेल सर्विस, हाँ। एम में लिखो सैंपल प्रोवाइड करना है, उनको तो देने पड़ेंगे ना डायरेक्ट सेलर को सैंपल्स, तो उनके पास सैंपल होने चाहिए, डायरेक्ट सेलर के पास सैंपल होने चाहिए, तो लिखो सैंपल्स, ठीक है। एन में लिखो डिलीवरी डिले नहीं होनी चाहिए, नो डिले इन डिलीवरी, नो डिले इन डिलीवरी। अगर डिले हो रहा है तो इन केस ऑफ डिले कैंसिलेशन ऑफर करना पड़ेगा आपको, तो इन केस ऑफ डिले ऑफर या ग्रांट कैंसिलेशन, ऑलमोस्ट तो पता ही नहीं कहाँ लिखना है मैम, ठीक है। इन केस ऑफ डिले, सब सो गए, कैंसिलेशन करना पड़ेगा ग्रांट, ठीक है। अब पी में मार्क करो राइट ऑफ रिटर्न, सो गई, आ आ ये चलो, पी क्या है, राइट ऑफ रिटर्न। अब क्यू और आर एक साथ मार्क करो और लिखो पेमेंट इन ईएमआई, इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स। क्यू और आर एक साथ लिख रहे हैं हम, पेमेंट मेथड ईएमआई। एस पॉइंट कॉस्ट डिटेल्स, एस पॉइंट कॉस्ट डिटेल, बहुत सारे पॉइंट्स है बच्चे, ठीक है। टी पॉइंट ड्यूरेशन ऑफ ऑफर, टी पॉइंट ड्यूरेशन ऑफ ऑफर। U point payment collection in writing, payment collection in writing. V में बस मार्क कर लो लीगल मेट्रोलॉजी, इतने सारे थोड़ी लिखेंगे बच्चे, अपन कुछ कुछ याद करेंगे, AIR वाले करते हैं बच्चे। लास्ट वाला लीगल मेट्रोलॉजी मार्क करना, इतना हो गया। अब देखो कॉमन सेंस सोचते हैं अपन, ठीक है। अब किसकी ड्यूटीज बात हो रही है, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर दोनों की ड्यूटीज की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले भैया हर बात को, हर ऑफर को आपको क्या देना है, क्लियरली देना है, ठीक है। उसके बाद अपन को ये पता है भैया कंज्यूमर को कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, फेक प्रोमिस, फेक गारंटीज हमको नहीं देने, तो सेकेंड पॉइंट ऐसा हो गया। सी पॉइंट हमको क्या देना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये दोनों की ड्यूटीज हो गई। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, क्लेम, इलस्ट्रेशन जो भी होगी, जो भी फी एप्लीकेबल होगी, वो सारी चीजें। अच्छा, एक और पॉइंट याद कर लो कि अगर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वाला हो गया, ऐसे ही याद कर लो, नो फेक गारंटी, नो फेक रिव्यूज वाली चीज याद हो। अब आफ्टर सेल सर्विस दे देना उनको लगे तो, अब ऐसे ही पे डिले का याद कर लो कि एक तो डिले मत करना डिलीवरी में, और अगर डिले हो रहा है तो क्या ऑफर कर दो उनको, कैंसिलेशन। इतने याद हो गए, ठीक है। इसके साथ याद करो कि अगर आप पेमेंट दे रहे हो, इमीडिएट सेल करो, तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे वाला भी ऑफर दे सकते हो कि पेमेंट क्या कर सकते हो आप, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी कर सकते हो। कॉस्ट डिटेल सारी नोट डाउन होने चाहिए। ऑफर जो भी आपका है वो वैलिड कब तक है, वो टाइमलाइन आपको दे देनी। इतने याद हो गए, एक बार रिकॉल करो मैंने क्या क्या बोला। पहला क्या बोल दिया, क्लियर एंड ऑनेस्ट ऑफर। दूसरा क्या बोला मैंने, एक्यूरेट डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद बच्चे कंप्लीट एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद ट्रूथफुल एडवर्ट। इसी के साथ क्या नहीं करना, नो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, नो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, नो फेक गारंटीज, नो फेक
रिव्यूज। इतना याद हो गया। अब डिले वाला याद कर लो। डिले वाला क्या है? डिलीवरी में डिले नहीं होना चाहिए, और डिले हुआ हो रहा है तो कैंसिलेशन ऑफर कर दो। अब अगर पेमेंट इमीडिएट सेल हो रही है तो पेमेंट कौन से ऑफर कर सकते हो? इंस्टॉलमेंट वाले भी ऑफर कर सकते हो। एक कंप्लायंस आपको करना है, वो कौन सा? लीगल मेट्रो। इतने याद हो गए बच्चे? चलो, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, और अब किस चीज के लिए क्या है? प्रोहिबिटेड है। क्या इनको नहीं करना? अगेन, कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में नहीं होना। मार्क करो पहला बार, डू नॉट इंडल्ज इन एनी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज। सेकेंड वाला मार्क करो, कोई भी मिसलीडिंग ऑफर, कॉज, कंडक्ट, कोई भी मिसलीडिंग एक्ट नहीं करना है, तो नो मिसलीडिंग एक्ट। ठीक है। फिर सी पॉइंट, मिस सेलिंग नहीं करनी है आपको किसी भी तरीके की। ठीक है। डू के बाद बच्चे, आपको कोई भी परमिशन नहीं है, यूज नहीं है, ना ही आपको किसी को कॉज करना है एनी फ्रॉडलेंट, कोर्सिव, अनकॉन्शियसली, अनलॉफुल मींस या फिर हरासमेंट करने की जरूरत नहीं है। माल बेचने के लिए ऐसी कोई भी हरकत आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बच्चे, रिफ्यूज टू टेक बैक, आपको लेना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट खराब है तो आपको रिटर्न लेना पड़ेगा, तो कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक द सुपीरियर गुड्स। और उसके बाद चार्ज एनी एंट्री फी और सब्सिडी, किसी नहीं कर सकते। ठीक है, कोई एंट्री फी, कोई सब्सक्रिप्शन फी चार्ज नहीं हुई। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर सारे रेलेवेंट रूल्स, लॉज के कंप्लायंसेस करने हैं। किसी भी तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन में इंडल्ज नहीं होना है। प्रोहिबिशन याद करते हैं। सबसे पहले इंडल्ज कहाँ नहीं होना है? फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में। दूसरा क्या है बच्चे? मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग कंडक्ट नहीं करना है। तीसरा क्या है? मिस सेलिंग भी नहीं करनी। चौथा क्या है? फ्रॉडलेंट को किसी भी तरीका हरासमेंट नहीं करना। उसके बाद यू कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक द सुपीरियर गुड्स। और फिर लास्ट, कोई भी एंट्री फी या सब्सक्रिप्शन फी चार्ज नहीं करनी। और फिर क्या हो गया? सारे रेलेवेंट लॉज का कंप्लायंस करना है। किसी भी तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन में इंडल्ज नहीं होना है। नीचे देखो, मिस सेलिंग का मीनिंग दिया हुआ है। मिस सेलिंग मीन सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मिस रिप्रेजेंटिंग इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली कंप्लीट अ सेल। आप वो बोल रहा है मुझे ये क्रीम चाहिए, वही तो है, सेम यूज है, सेम यूज है, और अपन मान भी लेते हैं, तो वो मिस सेलिंग आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज आपको माल खत्म करना हो। क्लियर हुआ? अब देखो, प्रोहिबिशन ऑफ, अपन ने पढ़ा था एक पॉइंट, किसी भी तरीके से पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम, ऐसी स्कीम्स आती हैं इसमें कि आप पैसा इधर उधर सर्कुलेट कर सकते हो, उसमें आपको एंटर करने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर कट प्रोहिबिटेड है। तो दे नॉट प्रमोट ऑल्सो, कि वो जैसे किटी पार्टीज नहीं होती है कि हमारे आप पैसा जमा करो, पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं। किसी भी तरीके की पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम ऑफर करने की जरूरत नहीं है। ना ही आपको इस चीज का प्रमोशन करना है, ना ही आपको खुद इस चीज में इंडल्ज होना है। ठीक है, देखो लिखा है प्राइस चेट्स या मनी सर्कुलेशन स्कीम बैन हो चुके हैं, ये अलाउड नहीं है। फिर आपको प्रोटेक्शन है इस एक्ट के अगेंस्ट, कि अगर आपने कोई भी काम गुड फेथ में किया है तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, और इस लॉ के अगेंस्ट कोई भी एक्शन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? यहाँ होता है हमारा चैप्टर खत्म। अब इसको किस किस पार्ट में पढ़ना है आज से ही हम टारगेट बना लेते हैं। ठीक है, अभी लास्ट आपका भी बेनामी चल रहा होगा सैटरडे तक, सब सैटरडे तक क्या पढ़ेंगे? बेनामी। सैटरडे को घर जाएंगे, संडे पढ़ाई करेंगे ही करेंगे, 2 आवर्स पढ़ो लेकिन पढ़ो। ठीक है, अभी तुम लोगों को भले चिल मोड ऑन रहता है लेकिन पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट है डेफिनेशन में, मैं इसका टेस्ट डिक्लेयर कर दे रही हूँ और आपको डेज दे रही हूँ किस दिन क्या पढ़ना है। ठीक है, एक पार्ट हो गया डेफिनेशन, एक पार्ट हो गया काउंसिल्स और सेंट्रल। लिखते जाओ। अरे यार, एक पार्ट हो गया काउंसिल और सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, एक पार्ट क्या हो गया आपका, इसके बाद कमीशंस और उसके प्रोसेस। ठीक है, जैसे ये तीनों कमीशंस खत्म हुए तो वो अपील है, और क्या है सीधे नहीं, कमीशंस के बाद आई थिंक सीधे ई कॉमर्स है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी और ई कॉमर्स सीधे। इसके बाद क्या है? ये अनुष्का, प्रोडक्ट लाइबिलिटी है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी के बाद ई कॉमर्स। ठीक,
तो एक आपका हो गया प्रोडक्ट लायबिलिटी और ई कॉमर्स एक साथ हो सकता है। इसके बाद आ जाता है डायरेक्ट सेलिंग, है ना। ठीक है, कितने पॉइंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक एक दिन में भी कवर हो सकते हैं। तो अगर हम सैटरडे, कल ही है क्या सैटरडे, नहीं परसों, आज थर्सडे है, ओके तो आपके पास अभी आप सैटरडे तक बेनामी पढ़ रहे हो, ठीक है। हम एक नया चैप्टर भी चालू करेंगे, वो है मनी लॉन्ड्रिंग, वो भी आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो थोड़े थोड़े मनी लॉन्ड्रिंग के पढ़ने के साथ साथ आपको रोज संडे को आपके ये दोनों टॉपिक हो जाने चाहिए, डेफिनेशंस और सेंट्रल अथॉरिटी। ये कब हो जाना चाहिए, संडे को, ठीक है। मंडे हैवी रहेगा, तो आप क्या पढ़ोगे, ओनली कमीशन। तीनों कमीशन के चार्ट बना ही लिए होंगे आप लोगों ने, वो मंडे होगा, ठीक है। ट्यूसडे को सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्रोडक्ट लायबिलिटी और ई कॉमर्स। वेंसडे, वेनसडे क्या आएगा, डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। अब इसको पढ़ना कैसे, संडे को जैसे आपने डेफिनेशन और सेंट्रल अथॉरिटी पढ़ लिया, मंडे को पहले फटाफट डेफिनेशंस और सेंट्रल अथॉरिटी रिवाइज करने के बाद हम क्या स्टार्ट कर देंगे, कमीशन। कमीशन आई थिंक आप 20 मिनट्स या हाफ एन आवर में कर लोगे। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, प्रोडक्ट लायबिलिटी और ई कॉमर्स। जब प्रोडक्ट लायबिलिटी पढ़ोगे तो फिर डेफिनेशन, सेंट्रल अथॉरिटी, कमीशन रिवाइज करने। उसके बाद 5th डे क्या पढ़ोगे, डायरेक्ट सेलिंग, यानी वेंसडे पढ़ोगे, वेनसडे को डायरेक्ट सेलिंग पढ़ोगे, थर्सडे बैठ के पूरा रिवाइज करोगे, अगले फ्राइडे इसका टेस्ट है। लिख दो, क्या बोल रही, तू देगी वैसे ही नहीं, नाम खराब हो गया है तेरा भी। हम्म, एक, ठीक है।